ब्रेक के बाद फिर सुनिए भारत के मशहूर व्यंग्यकार श्री शरद जोशी की कहानी, अनसुनी कहानी। शरद जोशी अपने व्यंगों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को छूने पर जोर देते, लेकिन बाद में उनका ध्यान भारत पर केंद्रित हो गया। 30 वर्षों से अधिक के कैरियर की अवधि में उन्होंने 4500 से अधिक लेख लिखे। उनका मुख्य विषय राजनीतिक व्यंग्य था और शुरू में उन्हें लगा कि टीवी के लिए लिखना उनके लिए मुश्किल साबित होगा, लेकिन वे बड़े आराम से एक टीवी लेखक के रूप में ढल गए। ये जो है जिंदगी लिखने के दौरान क्या तरकीब अपना रहे थे। इस शो की महिला कलाकार स्वरूप संपत गुजरात की थी। उनकी हिंदी जरा कमजोर थी, लेकिन इस कमी को छोड़कर वे गुजराती थिएटर की एक कुशल अभिनेत्री भी थी। शरद जोशी उन्हें जानबूझकर उसे लंबे संवाद नहीं देते और पूरी स्क्रिप्ट की रूपरेखा इस प्रकार लिखते कि अभिनेत्री स्वरूप को ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ता। बदले में उसे सबसे अच्छी पंच लाइन दे दिया करते थे। इस तरह अभिनेत्री स्वरूप संपत हिंदी भाषी अभिनेताओं शफी ईमानदार और राकेश बेदी से अधिक वाहवाही लूट जाती। शो के निर्माताओं, निर्देशक सब ने सोचा ये सब अपने आप हो रहा था। उन्हें अंदाज ही नहीं था यह सब शरद जोशी की बड़े सोच विचार के साथ कर रहे थे। खुद अभिनेत्री स्वरूप संपत भी इससे अनजान थी। शरद जोशी ने कई साल बाद बताया कि वे जानबूझकर अभिनेत्री स्वरूप संपत के चरित्र को छोटे छोटे वाक्य दिया करते थे। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहां एक लेखक एक अभिनेता की मदद करने में खामोश ही सही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। एक नजर शरद जोशी के प्रेम पत्र पर और हिंदी के हाल पर टेक्स्ट। प्रेम पत्र लिखना प्रेम करने से ज्यादा कठिन काम है। प्रेम करना सरल है, पर राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रेम पत्र लिखना बहुत मुश्किल है। आज राष्ट्रभाषा हिंदी की हालात ऐसी है कि मूर्ख अच्छे प्रेमी साबित होते हैं और जो विद्वान हैं, भाषा जानते हैं, वो नाकाम रहते हैं। पहला प्रेम पत्र लिखना बड़ी माथापच्ची का काम है। इसलिए मैंने अपने मित्र से सलाह ली। उनकी हिंदी मुझसे अच्छी थी। उसने इतने प्रेम पत्र लिखे थे कि मोहल्ले में उसकी इज्जत गिर चुकी थी, मगर पोस्ट ऑफिस वालों की नजर में अच्छी थी। उन्होंने पूछा, लड़की का नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। क्या भरोसा, कल से तुम ही लिखने लग जाओ उसको प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना बहुत जरूरी है क्या? यार, इसमें जरूरी क्या होता है? ये कोई बैंक का लोन है कि जब जरूरी हो तभी अप्लाई करो। आखिर वो तैयार हो गया। मैंने कहा, देखो, भावना शुद्ध हो या न हो, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। बहरहाल वो मेरा पहला प्रेम पत्र था और उस कन्या को भी वो पहला प्रेम पत्र था। मैंने लिखा, वो उसका अर्थ समझ ही नहीं पाई। राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ अक्सर ऐसा होता है। उसने पत्र मां को दे दिया, वो थोड़ा थोड़ा समझी। उन्होंने पिताजी को दे दिया, वे काफी कुछ समझ गए। उन्होंने पत्र मेरे प्रिंसिपल को दे दिया, उनकी हिंदी अच्छी थी, वो सब कुछ समझ गए।
पारा 7वें आसमान पर, बोले मैं इस शरद जोशी के बच्चे का सर फोड़ दूंगा। हिंदी के मौलिक लेखन को अक्सर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेहा शरद ने पिता के लेखन का एक शब्द जैसे घोंट कर पी लिया है। वो जब पिता को याद करते हुए उनका लेखन पढ़ती हैं तो सिर्फ शरद ही नहीं, उनकी अभिनेत्री पत्नी नेहा की मां इरफाना भी जैसे सामने दिखती हैं। 1980 आते आते शरद जोशी घर घर में एक सदस्य के तौर पर दाखिल हो गए थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि कवि सम्मेलनों में वो गद्य पढ़ते थे और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। भारत के साहित्य संसार में एक अद्भुत प्रयोग था। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा, यह ऐसा सरप्राइज आइटम था जो उन्होंने जेब में छुपा रखा था। वो साहित्यिक मंचों से इस गद्य पाठ को ऐसे अंदाज में पेश करते कि काव्य पाठ भी फीका पड़ जाता था। चारों तरफ शरद जी की धूम थी। कवि सम्मेलनों में उनकी भारी मांग होती थी और वो सबसे महंगे रचनाकार थे। 2009 में शरद जोशी की कहानियों पर सब टीवी पर एक शो लापतागंज से बनाया गया। इसका प्रचार बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें शरद जोशी के नाम की याद पर ध्यान केंद्रित किया गया। चैनल वालों का शरद जोशी के नाम को होर्डिंग्स और पोस्टरों पर प्रमुखता से छापना काम कर गया। वो यह शो ना सिर्फ हिट साबित हुआ बल्कि आज भी चल रहा है। शरद जोशी ने फिल्मों के लिए मुख्यतः एक संवाद लेखक के रूप में काम शुरू किया। फिल्मों की तरफ उनके रुझान के विकसित होने का कारण बड़ा दिलचस्प है। जब नया दौर 1957 में भोपाल में शूटिंग हो रही थी, तब श्री जोशी ने पहली बार जाकर एक फिल्म का सेट देखा। उन्होंने देखा कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट किस तरह दिखाई पड़ती है। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग पर आईएएस जौहर का एक व्याख्यान भी सुना। आखिरकार 1970 के दशक के मध्य में शरद जी ने क्षितिज 74 के साथ शुरुआत की और फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया। उनकी अगली फिल्म थी छोटी सी बात 1975, अशोक कुमार एवं अमोल पालेकर अभिनीत, निर्देशक B.R. चोपड़ा, जिसे आज भी चुटीले संवादों के मामले में एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। इसके बाद उन्होंने श्याम तेरे कितने नाम, सांच को आंच नहीं और गोधुली 1979 जैसी फिल्मों के लिए लिखा। इसके बाद उनकी फिल्म आई उत्सव 1984, निर्देशक गिरीश कर्नाड, जिसमें उन्हें सहजता भरे संवादों के जरिए इस फिल्म के गहन विषय और महाकाव्यनुमा सेटिंग के मूड को संतुलित करने के उद्देश्य से बुलाया गया था। दिल है कि मानता नहीं 1991 शरद जोशी की सबसे बड़ी सफलता थी। उड़ान 1997 रेखा अभिनीत शरद जोशी की आखिरी फिल्म थी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। शरद जोशी के व्यंग में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटिलापन दिखाई देता है, जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय रचनाकार बनाता है। उन्होंने टेलीविजन के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के,
और ये दुनिया गजब की आदि धारावाहिक लिखे। उन दिनों सब चैनल पे उनकी कहानियों और व्यंग पर आधारित लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पत्ता बहुत पसंद किया जा रहा है। तीखे और धारदार लेखन के कारण कई बार उन्हें नौकरशाही की बाकी अदा भी देखने को मिली। उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक बार ऐसी मन स्थिति में उन्होंने लिखा, हिंदी लेखन में केवल आरोप लगते हैं और निर्णय दिए जाते हैं, बल्कि आरोप ही अंतिम निर्णय होते हैं। कि बचपन में शरद जोशी अच्छे एक्टर थे और अभिनय के जरिए स्कूल में काफी लोकप्रिय भी थे। जवान हुए तो अभिनेत्री इरफाना से शादी के पहले जहां भी इरफाना के नाटक होते तो शरद जी पूरी गंभीरता से रिहर्सल देखते थे। नाटक लिखने का सोचा तो 100 नाटकों की स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर अंकुरन फटा और 2 कालजयी नाटक उनकी कलम से निकले। ये नाटक हैं एक था गधा और अंधों का हाथी। इन नाटकों के जरिए उन्होंने अपने आक्रोश को एक नई पहचान दी। देश भर में इन नाटकों के अब तक हजारों मंचन हो चुके हैं। एक दिन राजेंद्र माथुर ने शरद जी से कहा, वे रोज एक कॉलम लिखें और समसामयिक विषयों पर धारदार अंदाज में अपनी बात कहें। कॉलम शुरू हुआ। नाम रखा गया प्रतिदिन। इस कॉलम ने तो लोकप्रियता हासिल की जो दैनिक पत्रकारिता में आज भी एक कीर्तिमान है। ये कॉलम आखिरी पन्ने पर छपता था। शुरू में जोशी जी को इसका बड़ा अटपटा लगा, लेकिन राजेंद्र माथुर ने उनसे कहा, जरा ठहर जाइए। और चंद रोज बाद आलम यह था कि लाखों पाठक आखिरी पन्ने से यानी प्रतिदिन से अखबार पढ़ना शुरू करते थे। शरद जोशी ये देखकर हैरान थे। 1990 आते आते शरद जोशी की लोकप्रियता किसी स्टार से कम नहीं थी। उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। सारा देश शरद जोशी को अंधेरे बंद कमरे में एक रोशनदान की तरह देख रहा था। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ राजेंद्र माथुर के अचानक देहांत के बाद प्रभाष जोशी और शरद जोशी पर समाज के हक में खड़े होने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी और ये जिम्मेदारी वो आखिरी सांस तक निभाते रहे। शरद जी ने जिन दिनों गद्य को कवि सम्मेलनों में पढ़ने का प्रयोग किया, उन दिनों हम मेडिकल कॉलेज में छात्र थे। उनका एक लेख आया, मैं आसनसोल जाऊंगा। मैं सौभाग्यशील था, शरद जी को मैं जानता था। मैं आपसे मिला, उनको मैंने मुबारकबाद दी और उनसे परमिशन ली कि अगर आप इजाजत दें तो हमारे एनुअल फंक्शन में क्या मैं ये गद्य अपने ड्रामा शो के अंदर पढ़ सकता हूं। शरद जी ने कहा, जरूर। मैंने वो खड़े होकर जो आज के जमाने में स्टैंड अप कॉमेडी चालू हुई है, उस तरह से शरद जी का मैं आसनसोल जाऊंगा लेख पढ़ा। उसकी शुरुआत थी, पत्नी से कहा मैं आसनसोल जाऊंगा। पत्नी ने कहा, क्यों? क्यों का मतलब? क्या मैं आसनसोल नहीं जा सकता? क्या आसनसोल जाना अपराध है? तुम्हें क्या समस्या है अगर मैं आसनसोल जाऊंगा? इस तरह से ये लेख चलता रहा। जब मेरा ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो मुझे ऑलराउंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड इंदौर मेडिकल कॉलेज में मैं आसनसोल जाऊंगा पढ़ने पर प्राप्त हुआ। ये लोकप्रियता थी उनके व्यंग की और उनकी कलम की। तो आपने देखा, भारत के मशहूर व्यंगकार उज्जैन में जन्मे, मालवा में पले और भारत में चमके सितारे शरद जोशी की अनसुनी कहानियां।
और इंडिया न्यूज का ये कार्यक्रम अनसुनी कहानियां दास्तान मध्य प्रदेश में आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद कि आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखकर अपना समय निकाला। डॉक्टर भल्ला का नमस्कार।